हेलो स्टूडेंट, यदि आप लाइफ साइंस के सिलेबस से CSIR GRF UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा उसमें एक यूनिट अप्लाइड बायोलॉजी की भी है। अप्लाइड बायोलॉजी में आपको पूरी बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है। हमने अप्लाइड बायोलॉजी पर कुछ नोट्स बनाए हुए हैं जिसमें से हमारा पहला रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का कंटेंट है, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपको CSIR GRF UGC नेट में कौन कौन से टॉपिक को तैयार करना होगा। इसमें हमें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमको DNA क्लोनिंग, एंजाइम फॉर DNA मैनिपुलेशन, टेम्पलेट, इसके अंतर्गत हमें टेम्पलेट डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, न्यूक्लियेज एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स, लाइगेज, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने होंगे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद इसी के अंतर्गत आपको वेक्टर भी पढ़ना होगा, लेकिन फ़िलहाल हम आपको DNA क्लोनिंग से लेकर लाइगेशन तक की प्रोसेस को बताएंगे। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह तकनीकी कई तकनीकों का समूह है। जैसा कि अभी हमने कंटेंट में देखा कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में DNA क्लोनिंग भी आता है, इसमें एंजाइम्स को मैनिपुलेशन भी किया जाता है, एंजाइम्स का वेक्टर के माध्यम से इन्हें रिकॉम्बिनेंट भी किया जाता है DNA को, और लाइगेशन, DNA मैनिपुलेशन, बहुत सारी इसमें रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का इसमें यूज़ किया जाता है, इसलिए यह कई तकनीकों का समूह है। और ये सारी चीज़ें जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में जानी जाती हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी विभिन्न स्रोतों से DNA को पहचानने, अलग करने, पुनः संयोजित करने यानी कि रिकॉम्बिनेंट करने में सक्षम बनाती है, ताकि किसी जीव की नई विशेषताओं को पेश किया जा सके। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ट्रांसजेनिक प्लांट, एक नई ब्रीड को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बायोकेमिकल्स को प्रोडक्ट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से। बहुत सारे हार्मोन्स बनाए जाते हैं जैसे कि इंसुलिन। पार्ल वर्ग ने पहला रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल्स विकसित किया। पार्ल वर्ग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल को विकसित किया, और इसको उन्होंने SV40 वायरस और लैम्डा फेज के DNA को जोड़कर रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल को विकसित किया था। अब हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की फर्स्ट स्टेप यानी कि DNA क्लोनिंग को जानेंगे। DNA क्लोनिंग एक पेरेंट DNA मॉलिक्यूल, मतलब एक DNA मॉलिक्यूल के उसी के मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी फोटोकॉपी, समझ लीजिए आप कि एक पेरेंट DNA मॉलिक्यूल है और हमें उसी की फ़ोटोकॉपी करवानी है, मतलब उसी के जैसे और हमको DNA मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो हम एक पेरेंट DNA मॉलिक्यूल से लार्ज नंबर में समान DNA मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन को ही हम DNA क्लोनिंग कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्तियों को इंसुलिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें समय समय पे इंसुलिन की आवश्यकता होती है, जो उन्हें हम बाहर से इंजेक्शन के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए क्या करना होता है? और इस वजह से इंसुलिन की मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करनी पड़ती है। मल्टीपल कॉपीज़ का मतलब फ़ोटोकॉपी से आप समझ सकते हैं, उसी को हम क्लोनिंग कह रहे हैं, अर्थात उसका क्लोन तैयार करना होता है। और इसके लिए हमें कई मेथड से होकर गुजरना पड़ता है। सर्वप्रथम हम किसी सेल के डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर इंसुलिन है। मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जिस जीन को हम निकालना चाहते हैं, जिसकी फ़ोटोकॉपी यानी कि जिसकी क्लोनिंग हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम किसी सेल के डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि इंसुलिन का जीन, डीएनए से हम उस इंसुलिन के जीन को आइसोलेट करते हैं, यानी कि डीएनए से इंसुलिन के जीन को अलग करते हैं सबसे पहले। फिर डिज़ायर जीन, हमारा जो इंसुलिन का जीन है, ऐच्छिक जीन, डिज़ायर जीन को वेक्टर के माध्यम से आरडीएनए में बदलकर किसी कॉम्पिटेंट होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम अपने इंसुलिन के जीन को वेक्टर के माध्यम से, वेक्टर का मतलब होता है कि होस्ट सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर हम अपना इंसुलिन की मल्टीपल कॉपीज़ को तैयार करने वाले हैं, उस सेल के अंदर हम उस जीन को ऐसे ही नहीं डाल सकते। उसके लिए हमें पहले उस जीन को यानी कि इंसुलिन को एक वेक्टर के माध्यम से पहले आरडीएनए में बदलना पड़ेगा। और जब हमारा इंसुलिन का जीन, हमारा जो डिज़ायर जीन है, जब वेक्टर से जुड़ जाता है तो उसे आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। वेक्टर क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, वेक्टर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ही होता है, जिसके साथ हम अपना डिज़ायर जीन, जो कि हमारा इंसुलिन है, उसको कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं और आरडीएनए में बदलते हैं। फिर उस आरडीएनए को हम कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, जैसे कि ई कोलाई सेल, बैक्टीरियल सेल, इसके अंदर अब हम अपने इस आरडीएनए को ट्रांसफॉर्म करेंगे या इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वह बैक्टीरियल सेल अपनी मेटाबॉलिक क्रियाएं करेगी, अपनी मशीनरी करेगी, तो उससे फिर सेल डिवीज़न के पश्चात आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड होगा और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी तथा डिज़ायर जीन की मल्टीपल कॉपीज़ तैयार की जाती है। इस प्रकार जीन को क्लोन किया जाता है। यह सेल बेस्ड क्लोनिंग मेथड है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट होस्ट सेल है, ई कोलाई बैक्टीरियल सेल, जो कि एक ऑर्गेनिज्म की सेल है, यानी कि वह एक सेल बेस्ड क्लोनिंग मेथड है। ठीक है, हमने एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने अपने इंसुलिन के जीन की मल्टीपल कॉपीज़ तैयार की है, इसलिए उसे हम सेल बेस्ड क्लोनिंग मेथड कह रहे हैं। इसके कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले हम एक सुटेबल वेक्टर में रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के माध्यम से क्लीव करते हैं। ठीक है, यह एक बायोलॉजिकल एंजाइम होता है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि
वेक्टर में एक कट लगाता है ताकि जब कट बन जाए तो हम उसमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, अपने डिज़ायर जीन को उस वेक्टर के साथ जोड़ सकें। इसलिए रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वेक्टर में एक कट लगाता है। वेक्टर में कट लगने के बाद डिज़ायर जीन, जो कि हमारा इंसुलिन का जीन है, इसको वेक्टर, जो कि एक प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मिड कह रहे हैं, इसके साथ हम अपने इंसुलिन के जीन को जोड़ते हैं, आरडीएनए में बदलते हैं, ठीक है, लाइगेट करते हैं। उसके बाद ये हाइब्रिड मॉलिक्यूल बन जाता है और इस हाइब्रिड मॉलिक्यूल को कीमीरा भी कहा जाता है। हम आरडीएनए करके भी बोल सकते हैं। इसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर तथा जन्यात्मक प्रतिक्रिया के माध्यम से यह निश्चित किया जाता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा इंसुलिन का जीन है, वह वेक्टर के साथ उपयुक्त रूप से लाइगेट हुआ है या नहीं हुआ है, लिंक्ड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से वेक्टर पे कट लगाते हैं तो वेक्टर अपने आप ही स्वतः जुड़ जाता है, उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जाता ही नहीं है। कभी कभी गलत तरीके से चला जाता है, जहाँ जुड़ना चाहिए वहाँ नहीं जुड़ता है, और कभी कभी सही तरीके से हमारा वेक्टर के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट हो जाता है। तो हम कई सारे वेक्टर में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करने की कोशिश करते हैं, और जिसके साथ उपयुक्त रूप से वह लिंक्ड हो जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बदल जाता है, उसी को हम आगे होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट किस वेक्टर के साथ उपयुक्त रूप से लिंक्ड हुआ है, हम इस चीज़ को देखते हैं। इसके बाद उपयुक्त रूप से लिंक्ड हुए इंसुलिन के डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। इसका बैक्टीरियल सेल ई कोलाई में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बैक्टीरियल सेल में सेल्फ रेप्लिकेशन होने लगता है, ठीक है। अब हमारी इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल, जो कि हमारी बैक्टीरियल सेल ई कोलाई है, इसके अंदर हम इंसुलिन के उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जो कि वेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, इसके अंदर ई कोलाई सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसके बाद यह बैक्टीरियल सेल सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, जिसके कारण हमारा जो इंसुलिन का जीन है वह भी रेप्लिकेट होता है और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार होती हैं। और इन मल्टीपल कॉपीज़ को तैयार करने के लिए हमें बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करानी होती है, और ऐसा करने के लिए हम बैक्टीरियल सेल ई कोलाई की सेल को ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक निश्चित ताप पर, और कल्चर मीडिया जिसमें उसे न्यूट्रिशन मिलता है उस पर रखते हैं, और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन टेक्निक कहते हैं। फर्मेंटेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल सेल को ग्रोथ कराने के लिए, उसे रिप्रोडक्शन कराने के लिए। जब बैक्टीरियल सेल रिप्रोडक्ट होगी, एक बैक्टीरियल सेल से कई सारी बैक्टीरियल सेल बनेंगी, तभी तो हमारा इंसुलिन का जीन मल्टीपल कॉपीज़ में चेंज होगा, रेप्लिकेट होकर, जिसके लिए हमें फर्मेंटेशन टेक्निक का यूज़ करना होता है। फर्मेंटेशन के बाद बैक्टीरियल सेल को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, और फिर बैक्टीरियल सेल को ब्रेक करके हमारा रिलेवेंट प्रोटीन इंसुलिन को आइसोलेट किया जाता है, अलग किया जाता है,
और ऐसा करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, HPLC, आयरन एक्सचेंज जैसी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और फिर इस ड्रग को एनिमल टेस्टिंग, रेगुलेटरी पैरामीटर्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये सारी जांच करने के बाद मार्केट में लाया जाता है। इसके बाद आती है सेल फ्री क्लोनिंग मेथड। सेल फ्री क्लोनिंग मेथड में डीएनए को पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर मशीन के माध्यम से एम्प्लीफाई किया जाता है। ठीक है, मतलब पीसीआर के माध्यम से डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ को तैयार किया जाता है। डीएनए को एम्प्लीफाई किया जाता है, अर्थात मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाती है, तो इसे सेल मुक्त, सेल फ्री क्लोनिंग मेथड कहते हैं। इसमें हमने बैक्टीरियल सेल को नहीं लिया है, पीसीआर की हेल्प से डीएनए की क्लोनिंग करी है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई है। क्लोनिंग की प्रोसेस के दौरान निम्नलिखित एंजाइम्स का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इनको बारी बारी से जानते हैं। एंजाइम्स फॉर डीएनए मैनिपुलेशन। डीएनए के मैनिपुलेशन के लिए उसको तोड़ मोड़ कर उसको जोड़ने में जो एंजाइम्स का यूज़ होता है, ये उनके नाम हैं। The enzymes used in continent DNA technology fall into following for both categories। सबसे पहले टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा है न्यूक्लियेज, फिर आरएनएज एच एंजाइम, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स, और फिर लाइगेज एंजाइम्स। इन सब की यूज़ हम फर्दर पढ़ेंगे, किस तरीके से ये वर्क करते हैं इनके बारे में जानेंगे। इन सब में टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियेज जो कि न्यूक्लिक एसिड के लिए उपयोग में लाया जाता है, एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड के जो एंड होते हैं, सिरे होते हैं, उनको मॉडिफाई करने के लिए एंजाइम यूज़ में लाया जाता है, और लाइगेज एंजाइम जो कि लाइगेट करता है, जोड़ने का काम करता है। ये मुख्य एंजाइम है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए ओवरव्यू ऑफ डीएनए क्लोनिंग इन बैक्टीरियल सेल यूजिंग प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर जिसे हम क्लोनिंग वेक्टर भी कह रहे हैं, इसे हमने ऑरेंज सर्कल से बताया हुआ है, जो कि एक प्लाज्मिड है, बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाता है। जब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है तो हम इस वेक्टर को लेते हैं, प्लाज्मिड को, और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, टारगेट डीएनए जो कि हमने इंसुलिन को लिया हुआ है, उसको लेते हैं। तो आप इस ब्लू लाइन को इंसुलिन का जीन समझ लीजिए और इस ऑरेंज सर्कल को वेक्टर। जब इन दोनों को जोड़ते हैं, लाइगेट करते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनता है, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन का जीन और यह वेक्टर होता है, जिसे हम रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट कर कर बनाए होते हैं। और एक वेक्टर ऐसा होता है जिसमें हमारा टारगेट डीएनए होता ही नहीं है, जिसे हम नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कह रहे हैं। जब इस आरडीएनए वाले रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तब 3 प्रकार से ट्रांसफॉर्म सेल बनती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा कौन सा जो वेक्टर है वह रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। हम इसे होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि 3 प्रकार की ट्रांसफॉर्म सेल प्राप्त होती हैं। एक ट्रांसफॉर्म सेल ऐसी होती है जिसमें उसका खुद का भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम येलो से बता रहे हैं, और हमारा एक रिकॉम्बिनेंट
डीएनए वाला भी वेक्टर होता है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होता है। ठीक है, इसी का हमें यूज़ करना होता है। दूसरी ट्रांसफॉर्म सेल ऐसी होती है जिसके अंदर उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और खाली वेक्टर होता है, लेकिन इसमें हमारा टारगेट डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इंसुलिन नहीं होता। और तीसरी होती है नॉन ट्रांसफॉर्म सेल, जिसके अंदर सिर्फ उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, ना तो वेक्टर होता है जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, वो भी नहीं होता है, सिर्फ उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उसे हम नॉन ट्रांसफॉर्म सेल कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है जो होस्ट सेल के अंदर गया हुआ है, हम उसी ट्रांसफॉर्म सेल की मल्टीपल कॉपीज़ को तैयार करते हैं जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है।